हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाउंडेशन रनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, हम लोग ACCA SBR के अकॉर्डिंग जो कंसोलिडेशन चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और हम लोगों ने करीबन 8-9 क्लासेस हो गई है। बैलेंस शीट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं F7 के पहले वो डिस्कस किए। अब हम P&L के कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, मैं फटाफट से आपको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने कुछ P&L बनाते समय एडजस्टमेंट्स की बात करी थी। हमेशा याद रखना है आपको, कॉन्ट्रा आइटम जो होती है मेनली कॉन्ट्रा सेल्स, उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो सेल्स में से भी कम होती है और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से भी रिड्यूस हो जाएगी ऑब्वियसली। फिर कोई डिविडेंड इनकम होगी, डिविडेंड फ्रॉम जो सब्सिडरी से पेरेंट को डिविडेंड मिल रहा है, उसको आप, क्योंकि ग्रुप की अर्निंग की बात चल रही है तो उसको आप नहीं दिखा सकते, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। क्लियर क्या? फिर आपको कभी कभार क्वेश्चन में एडिशनल डेप्रिसिएशन दे रखा होगा ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, ठीक है। आप जब रिवैल्यूएशन करते हो असेट्स को, मतलब फेयर वैल्यू पे लेते हो, तो उसकी वजह से एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आता है, वो भी आपको कंसिडर करना है। प्लस गुडविल का इम्पेयरमेंट भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, कई बार वो भी आपको दे रखा होगा, ठीक है। एक पॉइंट हमेशा याद रखना, P&L जो बनाते हैं हम लोग एक साल का बनाते हैं, बट क्वेश्चन में पोस्ट एक्विजिशन जो पीरियड है, जो पोस्ट एक्विजिशन होता है वो कितने भी साल का हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। इस वजह से क्या फर्क पड़ता है? इस वजह से काफी चीजों पे फर्क पड़ता है। जैसे अभी आप 1 जनवरी 2015 को आपने, या सपोज 1 जनवरी 2020 को आपने होल्डिंग ने सब्सिडरी को एक्वायर किया, ठीक है ना, और आप जो कंसोलिडेशन कर रहे हो वो 31 दिसंबर 2022, एक साल के P&L की बात चल रही है, 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022, ठीक है। देखा जाए तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड टोटल कितना है यहां तक, 2022 दिसंबर तक। आपने जनवरी 20 को एक्वायर किया है तो पूरा हो गया 2020, 21, 22, 3 साल का पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, ठीक है। अब आप सोच के देखना, जब आपने स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स बनाया होगा, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स बनाते हैं तो उसमें हम प्री पोस्ट ये सब चीजें लिखते हैं, ठीक है। हमने मान लो असेट्स का रिवैल्यूएशन किया, प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूएशन किया और 5 लाख वैल्यू इंक्रीज कर दी। किस दिन करी होगी? 1 जनवरी 2020। अब आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना एक चीज को। अब इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी कंसिडर करते हैं आप, ठीक है। अब मान लो 1 जनवरी 2020 को क्वेश्चन सीधा बोल देता है 5 साल की लाइफ थी बाकी इस प्लांट एंड मशीनरी की, तो पोस्ट पीरियड वैसे कितना हुआ टोटल 31 दिसंबर 22 तक है, कितना हुआ? ये हो गया 3 साल। तो पोस्ट पीरियड 5 लाख की असेट्स की रिवैल्यूएशन किया, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, मतलब 3 साल का डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा लगा, 3 लाख, ठीक है। क्योंकि पोस्ट पीरियड कितना है टोटल? 3 ईयर्स है, राइट। बट सोचने वाली बात है कि हम जो P&L बनाएंगे, P&L हमेशा एक ही साल का बनता है, 1 ईयर का। हम तो कौन से ईयर का P&L बना रहे हैं? 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक। तो सोचने वाली बात है इसमें कि डेप्रिसिएशन जो आएगा, क्या वो पूरे 3 साल का आ जाएगा क्या? नहीं, केवल 1 साल का ही डेप्रिसिएशन लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से गुडविल का इम्पेयरमेंट सोच के देखो आप कि 1 जनवरी 2020 को गुडविल आई होगी, ठीक है। जब आपने कैलकुलेशन करा होगा, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया होगा, तो कॉस्ट ऑफ गुडविल या वैल्यू ऑफ गुडविल निकाली होगी। तो गुडविल सपोज आई 10 लाख की, ये कौन सी डेट को आती है? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब 1 जनवरी 2020 की दिन की गुडविल आई। अब आप जब कंसोलिडेशन कर रहे हो 31 दिसंबर 2022 तक का कर रहे हो, ठीक है ना, बैलेंस शीट बना रहे हो, सपोज मान लो आप पहले एक बार बैलेंस शीट बना रहे हो, तो पोस्ट पीरियड 3 साल है, तो 10 लाख की जो गुडविल आई है, अब क्वेश्चन बोलता है आपको कि 31 दिसंबर 2022
तक जो टोटल गुडविल इंपेयर हो गई वो हो गई सपोज 4 लाख की। अब ध्यान से देखना, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं यहां पे, है ना। तो 10 लाख की टोटल गुडविल थी जो आई थी 1 जनवरी 2020 को, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 लाख की गुडविल इंपेयर हो गई कब तक, 31 दिसंबर 2022 तक। कितने सालों की इंपेयरमेंट बता दी इसने डायरेक्टली, 3 सालों की। तो क्या जब मैं P&L बनाऊंगा 1 साल का, जो मैं 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक बना रहा हूं, तो क्या पूरा का पूरा 12 महीने, वो इस पूरे 12 महीने के पीरियड में क्या मैं पूरी 3 साल की गुडविल की इंपेयरमेंट ले लूंगा? नहीं, केवल मुझे 12 महीने की ही इंपेयरमेंट ये इस पीरियड में अगर हुई है तो वही लेनी पड़ेगी। तो हो सकता है क्वेश्चन कहे कि 4 लाख की जो गुडविल इंपेयर्ड हुई है टोटल 3 सालों के अंदर, इसमें से बोले 60% रिलेटेड टू करंट ईयर 2022, तो मुझे गुडविल की इंपेयरमेंट केवल करंट ईयर की ही लेनी पड़ेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो गुडविल का इंपेयरमेंट, एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल ईयरली बेसिस पे आएगा, क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन पीरियड तो कई सालों का भी हो सकता है, लेकिन आप P&L तो केवल 1 साल का बना रहे हो ना, ठीक है। हो सकता है कि आपको P&L 1 साल से भी कम का बनाने के लिए, मतलब जब आप कंसोलिडेशन करो तो 1 साल से भी कम हो जाए वो कंसोलिडेशन। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मिड ईयर एक्विजिशन हो, होल्डिंग ने सब्सिडरी को एक्वायर सपोज 2022 के अंदर 1 जुलाई 2022 को एक्वायर किया है, तो कंसोलिडेशन कितने महीने का होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का, राइट। ऐसे करके थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी तो आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हो तो आपको ये सब चीज़ों की दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ रखी है, बट फिर भी मैंने आपको एक बार सोचा रिवीजन करा दें। तो सेट आउट बिलो आर द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ द P&L फॉर, एक सेकेंड, set out below are the draft statement of profit and loss of P and its subsidiary S for the year ended 31st December 2007। तो बोल रहा है कि एक ईयर की आपको पूरी बात कर रहा है, ठीक है, 2007 की। ऑन 1 जनवरी P परचेज 75,000 शेयर्स ऑफ S, टोटल शेयर कैपिटल ऑफ $1 ऑर्डिनरी शेयर्स। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 75,000 के शेयर्स P ने परचेज करे हैं आउट ऑफ 1 लाख। तो मतलब ये होल्डिंग का शेयर कितना है इसमें? 75% का ही है, ठीक है। और देखो 1 जनवरी को परचेज किया है, तो पोस्ट पीरियड कितना हो गया? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2007 तक का टोटल 2 साल का पोस्ट पीरियड है। बट हमें P&L केवल कौन से ईयर का बनाना है? 2007 का, ठीक है। ये ऐसे लिखना या ध्यान रखना जरूरी नहीं होता कि 2 साल का पोस्ट पीरियड है या फिर 1 साल का है, 5 साल का है, बट फिर भी एक बार देखोगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी। रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जीपी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, फाइनेंस कॉस्ट, इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स एक्सपेंस और प्रॉफिट फॉर द ईयर। होता क्या है, कई बार स्टूडेंट है ना बैलेंस शीट की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जब P&L आता है तो फिर उनको ऐसा लगता है कि ये क्या आ गया, बैलेंस शीट ही चल देता तो बढ़िया रहता, बट ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट। क्या है? ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडरी सोल्ड गुड्स टू पेरेंट। पिछला जब अपन ने इलस्ट्रेशन किया था तो होल्डिंग ने पेरेंट को गुड्स बेचा था, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? सब्सिडरी सोल्ड गुड्स टू पेरेंट। कौन सा ट्रांजेक्शन है ये बताओ? अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है। कितने के गुड्स बेचे? $20,000 के। तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रा सेल हो गई। तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल दोनों में से रिड्यूस हो जाएगा ये। अब चेक करेंगे कि क्या ये जो सब्सिडरी ने जो होल्डिंग को माल बेचा है, गुड्स बेचा है, वो होल्डिंग के पास स्टॉक में भी रखा है क्या? अगर स्टॉक में रखा है तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का प्रोविजन बुक होगा। मेकिंग अ मार्कअप ऑफ 1/3। मार्कअप मतलब क्या होता है? प्रॉफिट लेना कॉस्ट पे।
ठीक है। तो 20,000 का जो गुड्स बेचा है उसके अंदर कॉस्ट प्लस 1/3 प्रॉफिट ऐड किया गया है। तो कॉस्ट प्लस 1/3 मिला के 20,000 आ रहा है। तो आप सोच लो अब आप कैसे करोगे उसको सॉल्व। ठीक है। ओनली 20% ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, द रेस्ट वर स्टिल इन द इन्वेंट्री। बिल्कुल ध्यान से लैंग्वेज पढ़ना। बोल रहा है कि 20% गुड्स तो बेच दिए और बाकी गुड्स इन्वेंट्री के अंदर है। तो कितने गुड्स इन्वेंट्री के अंदर है? 80%। तो अनरियलाइज प्रॉफिट 80% वाले गुड्स पे बनेगा कि 20% वाले गुड्स पे बनेगा? ऑब्वियसली 80% वाले गुड्स पे बनेगा। तो चलो मुझे लगे हाथ अनरियलाइज प्रॉफिट का अमाउंट ही बता दो आप कि सर अनरियलाइज प्रॉफिट कितना निकलेगा। ठीक है, देखो 20,000 के गुड्स बेचे। ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? अप स्ट्रीम के डाउन स्ट्रीम? सब्सिडरी ने बेचा है तो अप स्ट्रीम है। ठीक है, तो सब्सिडरी ने होल्डिंग को गुड्स बेचा। 20,000 के गुड्स में से 80,000 के गुड्स बाकी हैं। 16,000 20,000 में से 80% गुड्स बाकी है तो 16,000 के स्टॉक है ना, इनटू कॉस्ट प्लस 1/3 मार्कअप लिया गया है। तो सोचो कॉस्ट अगर 100 होती है तो 1/3 कितना होता है? 100 का बताओ। 33.33333 आगे तक है ना। और सेल्स कितनी होती है? ये सेल्स होती है। सबका करने का तरीका अलग अलग होता है। हम लोग बिल्कुल बेसिक मैथ्स पे जाके करते हैं। ठीक है ना, आपका तरीका अलग हो सकता है करने का, इस चीज को सॉल्व करने का। कई लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि कॉस्ट का 30% तो सेल्स का 25%। वो मेरे को सही नहीं लगता, उसमें रटना पड़ता है। रटने वाले काम से बचना चाहिए क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है ना। ये मैंने क्या किया देखो, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे सबका करने का तरीका अलग होता है। जैसे मैंने बोला 16,000 की सेलिंग प्राइस है ना, उतने के गुड्स स्टॉक में बच गए। तो मुझे प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कितना है? तो ये सेलिंग प्राइस 133.33। ठीक है ना, ये 16,000 और ये भी 16,000 क्या है? ये भी सेलिंग प्राइस है। और 133.33 क्या है? ये भी सेलिंग प्राइस है। तो जब मैंने 16,000 डिवाइडेड बाय 133.33 किया तो यूनिटरी मेथड अप्लाई हो गया क्योंकि दोनों का बेस सेम है। मल्टीप्लाई कर दूंगा प्रॉफिट से तो मुझे अब मेरा प्रॉफिट का फिगर निकल जाएगा। ठीक है ना, क्लियर क्या? जो भी हमें वैल्यू निकालनी होती है उसको मल्टीप्लीकेशन में रख देते हैं हम लोग। तो 16,000 डिवाइडेड बाय 133.333 इंटू 33.3333 कितना आएगा? ये आएगा 4,000 4,000। बट ये फिगर शायद सारे थाउजेंड्स में होंगे। हाँ, तो जब मैं इसको एडजस्ट करूंगा लास्ट में तो केवल 4 से एडजस्ट करूंगा क्योंकि कॉमन है 1000। ठीक है, तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया 4,000 का। ये किसके प्रॉफिट में से कम होगा? ये सब्सिडरी के प्रॉफिट में से कम होगा। ठीक है ना, रिड्यूस्ड फ्रॉम सब्सिडरी प्रॉफिट। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ये कहना मेरे लिए स्टार्टिंग में कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता, मतलब इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ये कब काम आएगा? जब मैं लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ना होल्डिंग और एनसीआई के अंदर प्रॉफिट, तब। गुडविल हैज बीन सब्जेक्ट टू एन इम्पेयरमेंट रिव्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर सिंस एक्विजिशन एंड रिव्यू एट द एंड ऑफ द करंट ईयर रिवील्ड अ फर्दर इम्पेयरमेंट ऑफ 5,000। इम्पेयरमेंट इज रिकॉग्नाइज एज अ ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या बोल दिया इसने? इसने बोल दिया कि गुडविल को हम हर साल इम्पेयरमेंट के लिए चेक करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, करना ही पड़ता है, स्टैंडर्ड बोलता है। ठीक है, एक्विजिशन से हमने पता लगाया कि करंट ईयर में कितना इम्पेयरमेंट हुआ है 5,000 का। देखो क्वेश्चन में याद रखना पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना था? 2 साल था, 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2007। और मुझे इम्पेयरमेंट जो चाहिए होता है क्योंकि मैं P&L करंट ईयर का बना रहा हूं तो करंट ईयर का ही इम्पेयरमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो ये सब्सिडरी कंपनी का एक तरीके से प्रॉफिट कम हो जाएगा ये 5,000 से। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन अ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट was made. This has resulted in additional depreciation charge for the current year of
15,000. It is a group policy that all the depreciation is charged to cost of sales. बोल रहा है कि जैसे वही प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई होगी या लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई होगी, तो उसकी वजह से एडिशनल डेप्रिसिएशन निकला. एडिशनल डेप्रिसिएशन करंट ईयर का कितना है? 15,000. अगर प्रीवियस ईयर का भी देता तो प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन मेरे काम का नहीं है. P value the NCI using the fair value method. Prepare the consolidated statement of P&L for the year ended 31st December 2007 for the P group. चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका. ठीक है, ये आई होप आपने इसको कॉपी करने की जरूरत तो नहीं पड़ी होगी आपको. ठीक है, इसको मिटा दूं, मैं केवल 4,000 लिखे रहने दूं, ज्यादा बढ़िया है, और मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर दूं. स्टेटमेंट ऑफ P&L. सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेवेन्यू. रेवेन्यू कितनी है? 600 और 300. ऊपर लिख देते हैं फिगर्स इन 1000, है ना. चलो 600 प्लस 300, और अपनी कॉन्ट्रा सेल कितनी है? कॉन्ट्रा सेल है 20,000 की, तो लेस कर देंगे 20, तो 900 और 880. कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? 360, 140 माइनस 20 कॉन्ट्रा, प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही आएगा, चाहे होल्डिंग का हो सब्सिडरी का. अभी तो कोई मतलब ही नहीं है, बस सीधा 4 लिख दो, आप सोचने की जरूरत ही नहीं है. बाद में सोचना पड़ेगा कि किधर का है. और कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स में था क्या? देखो क्वेश्चन में लिखा था कि डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 15,000 का. अब देख रहे हो मैं इसको डेप्रिसिएशन को यहाँ पे ऐड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है. ठीक है, और ये तो कॉन्ट्रा है. तो 360 प्लस 140 माइनस 20 प्लस 4 प्लस 15, 499. कितना आ गया? 381. ये जीपी आ गया. जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं. कितने के हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस? 93 और 45. क्वेश्चन में शायद एक बात लिखी है, ध्यान से देखना, कि इम्पेयरमेंट का जो लॉस है उसको भी हम ऑपरेटिंग कॉस्ट मानते हैं. तो 5,000 का इम्पेयरमेंट, तो ये यहाँ पे ये कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. ध्यान रखना, इम्पेयरमेंट डेप्रिसिएशन केवल करंट ईयर का लेना है, पूरा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का मत ले लेना कभी भी. इस क्वेश्चन में तो केवल एक ही साल करंट ईयर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू करंट ईयर. करंट ईयर ये भी, ये देखो यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए करंट ईयर लिख दिया, फिर इम्पेयरमेंट के लिए करंट ईयर लिख दिया. बट आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे वो पूरा दे देगा और फिर करंट ईयर का भी अलग से देगा. तो 93 प्लस 45 प्लस 5 कितना हो गया? 143. तो 238. तो ये आ गया अपने पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस. फिर फाइनेंस कॉस्ट है क्वेश्चन में, कितनी है चेक कर लो, 3 की. तो 235. क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. इस क्वेश्चन में टैक्स है, टैक्स कितना है? 50 और 32 कितना होता है? 82. तो 235 माइनस 82, 153 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया. ठीक है, इस PAT 153 को यहां पे कर दूं, ठीक रहेगा, डिवाइड. होल्डिंग और NCI में डिवाइड होगा. परसेंटेज कितना है NCI का? 25 और ये 75. अब ध्यान से है ना, गलती नहीं करनी है. NCI का 25% मतलब कि होल्डिंग का जो सब्सिडरी का जो प्रॉफिट है उसमें NCI का शेयर 25% है. तो मुझे सब्सिडरी का प्रॉफिट निकालना है. सब्सिडरी का प्रॉफिट निकालने के लिए सोचो, ये सारे ये P&L मेरे लिए रेलेवेंट है ना, और इनमें से जो एडजस्टमेंट सब्सिडरी के प्रॉफिट्स में हुआ है वो रेलेवेंट है. ठीक है, जैसे सब्सिडरी ने गुड्स बेचा था होल्डिंग को, और
4,000 का हमने अनरियलाइज प्रॉफिट लिया था, तो ये भी सब्सिडरी का प्रॉफिट कम करेगा। ठीक है, सोचने वाली बात है। फिर इंपेयरमेंट भी सब्सिडरी का ही होता है गुडविल का, है ना, तो इंपेयरमेंट भी सब्सिडरी का प्रॉफिट कम करेगा 5,000 का गुडविल का करंट ईयर का। और 15,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन। याद है आपको, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स बनाते थे तो आप पोस्ट एक्विजिशन में लिखते थे, पोस्ट में लिखते थे जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो, तो ये भी सब्सिडरी का प्रॉफिट ही कम कर रहा है। तो मुझे इन तीनों बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर क्या? तब जाके मेरा बिल्कुल करेक्ट आएगा अमाउंट। अब आप देखो, अगर स्मार्ट काम करना है, मतलब क्योंकि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो आप ये सीधा जो प्रॉफिट है 80,000 का, क्योंकि इसमें से कोई रिड्यूस तो हुआ ही नहीं है कुछ और, भाई 80 आया है ना, ये 80 में से डायरेक्टली तीनों फिगर उड़ा दो, 80 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 15 और उसका 25% निकाल दो। क्योंकि आप ये सब चीजें लेस करोगे, टाइम खराब करोगे, 300 माइनस 140, 100 ये 45 लेस करोगे, 3 लेस करोगे, 32 लेस करोगे, ये सब तो करना ही पड़ेगा ना लेस। 80 तो आएगा ही, 80 में से एक्स्ट्रा चीजें लेस कर दो, तो 80 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 15, हालांकि तरीका हर जगह काम नहीं करेगा, इंटू 25%, कितना आया 14। क्यों नहीं करेगा आगे देख लेंगे ना। 153 माइनस 14 कितना होता है 139। तो ऐसे करके आपके फिगर्स आ जाएंगे, राइट। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।